को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज डिस्कस करूंगा क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 16 वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स। जी हाँ, क्लास 7 साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18 जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स थोड़े से सोशल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो अगर हमारे सिलेबस में ना भी हों, अगर हमको कंपलसरी नहीं भी पढ़ना हो तो भी इनसे रिलेटेड इश्यूज़ हमको काफ़ी अफेक्ट करते हैं। और आई एम श्योर कि सभी लोग थोड़ा बहुत इनके बारे में अवेयर ज़रूर होते हैं, मतलब भले से हम उसको टेक्स्ट बुक में पढ़ें या ना पढ़ें। तो टर्म 2 की अगर मैं बात करूँ सिलेबस की क्लास 7 साइंस के लिए, तो इसमें टोटल 18 चैप्टर्स होते हैं क्लास 7 साइंस में। और अगर हम रफली हाफ ऑफ कर दें तो चैप्टर नंबर 10 से लेकर के 18 तक टर्म 2 का हमारा सिलेबस होता है, जिसमें कुछ टेक्निकल चैप्टर्स भी आते हैं, थोड़े से टफ होते हैं वो समझने में। जैसे कि चैप्टर नंबर 14 एंड 15 जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट से रिलेटेड होते हैं। और कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स भी आते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 जो कि ब्रीदिंग से, रिप्रोडक्शन से या ब्लड सर्कुलेशन से या किडनी फंक्शन इनसे रिलेटेड होते हैं, वो भी थोड़े समझने के टॉपिक होते हैं। और चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18 जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स या फिर जो है फॉरेस्ट और लाइफ लाइन या फिर वेस्ट वाटर स्टोरी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं, इजीली समझ में आ सकते हैं। और अभी हमारा जो विंटर ब्रेक शुरू हुआ है केंद्रीय विद्यालय में, जो अहमदाबाद रीजन के केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें, जब मैं अपनी स्कूल की बात करूं तो आज से 10 दिन का एक विंटर ब्रेक हमको मिलता है हमारी जो तैयारी को और मजबूत करने के लिए। तो चैप्टर नंबर 16, 17, 18 इस तरीके के चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं जिनको विंटर ब्रेक में आप सेल्फ स्टडी करके भी अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ताकि जब आप विंटर ब्रेक के बाद स्कूल जाओ तो टर्म 2 की तैयारी के लिए अपने जो बाकी के चैप्टर्स का आप रिवीजन कर सको। और इसके अलावा आजकल जो काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, सीसीटी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी डिस्कस किया जा सके। तो अगर आप अपना बेसिक सिलेबस जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है प्लस उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आप पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो एक्स्ट्रा जो तैयारी होती है, सीसीटी क्वेश्चंस है, ओरल आपके जो टेस्ट है उनकी तैयारी वो आप कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसको। एक पॉइंट मैं और ऐड करूँगा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को विंटर ब्रेक में एक इस तरीके का हॉलीडे होमवर्क उनको दिया कि चैप्टर नंबर 16 वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स, 17 फॉरेस्ट ओवर लाइफ लाइन और 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। तो इनसे रिलेटेड वो प्रोजेक्ट्स बनाए सेम टाइटल के। तो प्रोजेक्ट्स में मैं उनको भी बताना चाहूँगा, अगर बच्चे वीडियो देख लें तो, कि आप इन जनरल उनके बारे में उन टॉपिक्स को कवर करते हुए एक ऐसे टाइप आप लिख सकते हैं, उसमें आप डायग्राम्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। जैसे वेस्ट वाटर स्टोरी की बात करें तो वहाँ पे फ्लो चार्ट की पॉसिबिलिटी निकल करके आती है। और ग्राउंड वाटर है या काफ़ी चीज़ें आएंगी, हम डिस्कस करते हैं चैप्टर को। तो इनसे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा अपनी बुक को खोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे कुछ टॉपिक्स वगैरह, तो ऑटोमेटिकली आपके ये चैप्टर तैयार हो जाएंगे। प्लस आपको जो आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनके मार्क्स इस तरीके की एक्टिविटी से मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, लर्निंग आउटकम्स। तो इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ये जो 8 पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से मैंने कॉपी किया एज, इनको हम समझ पाएंगे। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। 16.1 का मतलब हुआ चैप्टर नंबर 16 है, उसका पहला टॉपिक हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। कि हम बात करते हैं वाटर काफ़ी प्रेशियस है, हमें को उसकी ज़रूरत है कि हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, तो कितना वाटर अवेलेबल है पहले हमको ये पता होना चाहिए, तो हम उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर, वॉम जो वाटर है वो किस किस रूप में हमको मिलता है। आई एम श्योर कि सभी अवेयर होंगे, सॉलिड वाटर जो कि आइस होता है, लिक्विड वाटर जो कि हम जनरली हम वाटर उसी लिक्विड वाटर के लिए ही यूज़ करते हैं टर्म, और वाटर वेपर। आई एम श्योर कि सभी लोग इसे अवेयर होंगे। आई डोंट थिंक कि इसके लिए कोई अलग से अगर सिलेबस में इंक्लूड है तो ही इसकी ज़रूरत हो, सबको ये पता होगा। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वाटर के सोर्स तो हम काफ़ी देखेंगे, हमने सुने भी होंगे, हम और पढ़ लेंगे चैप्टर में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स हमारे लिए आज है वो है ग्राउंड वाटर। वो क्यों है इसकी भी बात की जाएगी। आई एम श्योर कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि वो ड्रिंकेबल वाटर होता है या पोर्टेबल वाटर है, इस वजह से। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, तो वाटर टेबल क्या होता है, ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन जो भी वाटर कंटेंट है हमारे ग्राउंड वाटर में उसमें उसका डिप्लीशन हो रहा है, वो हमारे लिए कंसर्न हो सकता है। इसलिए देखिए आप ये जो टॉपिक है इसमें 3 सब टॉपिक और डाल दिए गए हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। मतलब कि डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के ये पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, तो इनका डिस्कशन किया जाएगा कि ये अच्छे रीजन हैं या बुरे हैं, इनको अवॉइड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, बात की जाएगी इसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर,
जो अवेलेबल वाटर है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी बात की जाएगी। वॉट रोल यू कैन प्ले, तो अगर आपको पता लग गया कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, कि आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पता है, प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो आप उसमें क्या क्या योगदान दे सकते हो, आप क्या कर सकते हो उसके अंदर आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मे बी कोई ऐसी मान लो आपको स्पेस में कोई पता लग जाए कि कोई एक स्टार है, उसका पाथ जो है वो अप टू द मार्क नहीं है और वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, तो आई डोंट थिंक कि आप उस मामले में कुछ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता लगे कि पोलार आइस पिघल रही है, वहाँ का पोलार आइस का ही कोई अगर वहाँ पे उस जगह पे कोई रीजन हो, तो आई डोंट थिंक कि आप उसमें कुछ कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपने आइडेंटिफाई करी है और कुछ सिंपल मेजर्स आप अगर फॉलो करें तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, तो ये भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए। आई एम श्योर कि इसका भी आपको कुछ आइडिया होगा, बात करेंगे इसके बारे में। वेस्ट वाटर वाइज हैबिट्स, तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो वाइज होती हैं, वाटर वाइज मतलब कि जिससे आप वाटर को सेव करने में या वाटर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प कर सकते हो। इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी ऑन प्लांट्स, यानी कि पानी की अगर कमी हो जाए, वाटर स्केर्सिटी जो होती है उसकी वजह से प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि इन जनरल जब हम जनरल डिस्कशन करते हैं तो हमारे डिस्कशन में ज़्यादातर ह्यूमंस की बातें होती हैं, कभी कभी हम एनिमल्स को डिस्कस कर लेते हैं, प्लांट्स को, क्योंकि एक हम इन जनरल है, हालांकि हमें पता है दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, पर इन जनरल हम इतना उसको वो नहीं कर पाते, तो ये एक टॉपिक इसमें ऐड किया गया। तो आइए एक एक करके इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये कुछ आई एम श्योर कि आपके स्कूल में इस तरीके के कंपटीशन होते ही रहते होंगे, सीसी एक्टिविटीज़ हैं, साइंस एग्जीबिशन है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है, छोटे मोटे कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते ही रहते हैं, जिससे कि अवेयरनेस हो स्टूडेंट्स में भी, और स्टूडेंट्स इस तरीके की पोस्टर्स या बैनर्स या स्लोगन्स बना करके बाकी लोगों को भी अवेयर करते हैं सोसाइटी में। तो ये देखिए, ये कुछ आपने देखे होंगे, सेव एनर्जी, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, सॉरी, एवरी ड्रॉप काउंट्स, यू कैन सेव वाटर, माई बेस्ट फ्रेंड वाटर, और इस तरीके के स्लोगन। मैं एक्चुअली पहले कोवालचर कैंपस में रहता था, तो उस कैंपस में मैंने जगह जगह देखे थे, काफ़ी अच्छे से, ये डिफेंस के जो कैंपस होते हैं वो काफ़ी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, उनमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो इस तरीके के बैनर आपको देखने को मिलेंगे टाइम में। ये एक गाँव का एक सीन बना रखा है जो हमारी NCERT से मैंने लिया ऑफकोर्स, तो उसमें जो है ये देखिए, ये लेडीज़ जो है वो पोर्टेबल वाटर यानी कि ड्रिंकेबल वाटर कलेक्ट करने के लिए जा रही हैं कहीं पे, और कई बार तो ड्रिंकेबल के साथ में यूजेबल वाटर भी है जो हम अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, वो भी लेडीज़ को जाना पड़ता है कलेक्ट करने के लिए। तो उनके एक तो गाँव में या शहरों में भी हाउस वाइफ्स के लिए, या जो लेडीज़ घर पे रहती हैं, उनके लिए काफ़ी काम हो जाता है घर को मैनेज करना, से फुल टाइम जॉब 24 आवर्स, और उसके अलावा फिर अगर ये भी ऐड हो जाता है तो लाइफ काफ़ी हेक्टिक हो जाती है। तो खैर इस फोटोग्राफ को देख करके हमको समझ में आता है कि जो है वाटर को सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कंडीशन किसी के लिए भी आ सकती है। इवन अभी ये जो हमने 1-2 साल निकाले हैं कोरोना पेंडेमिक में, तो हमको काफ़ी चीज़ समझ में आई कि जब ऐसी कोई भी एक इमरजेंसी सिचुएशन आती है, नॉट ओनली कोरोना, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो हमेशा जो पहला क्वेश्चन आता है वो बेसिक नीड्स का आता है। जो बेसिक नीड्स है, हमारे फूड है, वाटर है। आपने देखा भी होगा शुरुआत में इस कोरोना पीरियड में कि फूड मटेरियल्स हैं, पैकेज मटेरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका काफ़ी इशू आया था कि कब वो सप्लाई होंगे, एक दिन के बाद एक दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी, क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, और काफ़ी कॉस्टली भी हो गए थे सामान। तो ये थोड़ा सा रेफरेंस है कि इस तरीके का जो एक हेक्टिक एक क्रिएट हो गया था सिचुएशन, सेम वैसा वाटर के लिए भी हो सकता है और होता है भी। मतलब कुछ एरियाज़ में अलग अलग डिपेंड करता है किस एरिया में कितनी स्कैर्सिटी है, बट येस ऑफ कोर्स स्कैर्सिटी तो होती है। और यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई है, क्यू लगी हुई है वाटर के लिए, तो क्यू में खड़े होना आई डोंट थिंक किसी को पसंद आता होगा, पर बहुत डिफरेंट रीजन हमको क्यू में खड़ा होना ही पड़ता है, उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, पर उसमें भी काफ़ी टाइम आपको लगता है कि वो आपका वेस्ट होता है। तो टाइम और एनर्जी सभी चीज़ें वेस्ट होती है, लेकिन करनी पड़ती है क्योंकि वाटर बहुत एसेंशियल है लाइफ के लिए। आई एम श्योर आपको सुबह उठते ही जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है अपनी डे टू डे लाइफ को कैरी अफोर्ड करने के लिए, वो वाटर ही होता होगा, और बात करी जाएगी इसके बारे में। तो ये स्लोगन्स भी काफ़ी कुछ कहते हैं इस चैप्टर के बारे में। और ये देखिए, जल है तो कल है, ये तो शायद आपने कई बार सुना होगा। ये हमारा चैप्टर जब स्टार्ट होता है NCERT में, तो ये सीन हमको देखने को मिल रहा है। खैर बढ़ते हैं आगे प्रेजेंटेशन में। वर्ल्ड वाटर डे। The year 2003 was observed as the International Year of Fresh Water to make people aware of this dwindling natural resource. 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। देखिए ग्लोबल लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है, वर्ल्ड वाटर डे के बारे में बताया गया है। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और ईयर 2003 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। अभी फ्रेश वाटर क्या होता है इन जनरल बताया था हूँ।
सॉल्टी वाटर एंड फ्रेश वाटर, तो ओशंस में जो वाटर होता है, जो हमने आपने सुना भी होगा कि हमारी जो प्लेनेट अर्थ है उस पर काफ़ी वाटर है, 70% से भी ज़्यादा वाटर है, तो वो वाटर एक्चुअली ओशंस का सॉल्टी वाटर है विच इज़ नॉट यूजेबल और ड्रिंकेबल। तो जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो फ्रेश वाटर बोलते हैं। फ्रेश का मतलब जिसमें सॉल्ट्स कम हो, वो है फ्रेश वाटर। अगेन फिर कुछ और स्लोगन्स, मैंने कुछ और स्लोगन्स भी इसमें ऐड किए। बी लाइक मी आई यूज़ लिटिल वाटर, ये अच्छा लगा मुझे स्लोगन। मतलब एक डेजर्ट में जो कैमल, आपने पढ़ा भी होगा एडेप्टेशंस, आई एम श्योर आपने टर्म 1 के सिलेबस में कवर किया होगा। तो ये तो खैर बेसिक हैबिट्स हैं कैमल की, जो वाइजली वाटर को यूज़ करता है। तो अगर इसी तरीके की हम सिमिलर हैबिट्स अगर इनकलकेट कर सकें तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, और हमारे फ्यूचर के लिए भी, और हमारे सोसाइटी के फ्यूचर के लिए भी। वाटर ऑन दिस अर्थ सरफेस, तो जैसे मैंने बताया था, more than 70%, about 71% of earth's surface is covered with water. Water is present in the oceans, seas, rivers, lake, ice caps as groundwater and in the atmosphere. आप आई थिंक आपको अवेयरनेस होगी, वरना मैं इसकी और चर्चा कर लेता हूँ। ये हमारे प्लेनेट अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ये जो एक पिक्चर है, और आई एम श्योर आपने पिक्चर कई बार देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, अपनी मैगजीन्स में देखा होगा, अपनी टेक्स्ट बुक में देखा होगा, और इसको आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, स्पेस से रिलेटेड जो मूवीज़ होती है। तो इसकी तरफ, चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में एक इनविजिबल स्फीयर ऑफ गैसेस होता है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सोशल साइंस में आई एम श्योर कि आपने उनके कुछ लेयर्स पढ़ी होंगी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इस तरीके के लेयर्स आपने पढ़ी होंगी। तो वो एटमॉस्फेयर होता है एक, और ये बाहर का जो एरिया होता है वो अर्थ क्रस्ट होता है। इसके अंदर हमको कुछ प्लेट्स से बना होता है, और अंदर भी कुछ एक सिस्टमेटिक अरेंज होता है जो प्लेनेट अर्थ हमारा, और इसके अंदर की लेयर्स में एक ग्राउंड वाटर मिलता है। ये बाहर से हमें जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये देखिए बाहर से जो ये ब्लू हमको दिख रहा है, ये इतना, ये सारा का सारा वो वाटर है, सारा का सारा वाटर है। इस तरीके से आपने कई इक्वेटर का नाम सुना होगा शायद, इन जनरल बताता हूँ। सोशल साइंस में आपने आई एम श्योर आपने देख लिया होगा, इक्वेटर जो है ट्रॉपिकल बेल्ट है, देन टेम्परेट रीजन्स है, देन पोलर आइस कैप्स ऑफ कोर्स। तो पोलर आइस कैप्स में जो आइस है वो भी वाटर ही है, सॉलिड वाटर है। वाटर की 3 फॉर्म्स मैंने बताई थी आपको, आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर। ये जो 3 जो स्टेट्स हैं वाटर की, ये सभी वाटर है, तो ये सभी वाटर में काउंट होती है, चाहे आप आइस की बात करें, चाहे आप लिक्विड वाटर की बात करें, चाहे वाटर वेपर की बात करें। तो सारा का सारा मिलकर के 71 से भी ज़्यादा हो जाता है, 70 से ज़्यादा हो जाता है। और ये आपको सी में मिलेगा, ओशन में मिलेगा, रिवर्स में, लेक्स में, आइस कैप्स में मिलेगा एज ग्राउंड वाटर। तो एज ग्राउंड वाटर आप देख नहीं सकते, बट अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन से अपने घर पे ऐसा कोई काम देखा होगा कि कई बार खुदाई का काम होता है, तो पानी आपने देखा हो या नहीं देखा हो, आई एम श्योर आपने गीली मिट्टी जरूर देखी होगी। तो खैर, और आपको इतने अवेयरनेस अब तक हो ही गई होगी, क्लास 7 तक आते थे, कि हम जो वाटर यूज़ करते हैं वो नीचे ज़मीन के नीचे से आता है, जिसको कि हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वो भी सिस्टमेटिकली अरेंज होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है वो, उसमें फ्रेश वाटर होता है और हमारी काफ़ी यूज़ का होता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। आइस केप्स हो, चाहे ओशंस हो, इन रिवर का भी फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन होता है, बट इन सर्टन केसेस, नॉट ऑलवेज। और डायरेक्टली उसको हम वी कांट यूज़। अगर आप जो रिवर है, जो ओपन रिवर है, उसमें कई प्रकार की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, और आपको अगर पता हो, अगर उसमें सीवेज या हमारे जो डे टू डे लाइफ के वेस्टेज अगर उसमें ऐड होते हैं, तो डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। इट कैन लीड टू सेवरल डिजीज ऑफ कोर्स। तो बहुत कम ऐसा वाटर होता है। ग्राउंड वाटर भी सिस्टमेटिकली हम उसको सक करके कुछ मशीनरी से, देन उसको पोर्टेबल होता है, या फिर उसको पोर्टेबल बनाया जाता है ताकि हम उसको पी सकें। आर ओ वाटर प्लांट्स तो आपने देखे होंगे, और आजकल तो आर ओ वाटर का जो सिस्टम है घर में, लगभग आप काफ़ी अवेयर होंगे किस तरीके से वो काम करता है। तो वाटर को भी ड्रिंकेबल बनाने के लिए या यूजेबल बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स चाहिए होते हैं, प्लस वो अवेलेबल भी होना चाहिए। आप अगर सिर्फ आर ओ प्लांट अपने घर में लगा लेंगे और अब पानी अवेलेबल नहीं होगा, तो इट विल नॉट वर्क। तो जो भी आपकी वॉशिंग मशीन है वो भी तभी काम करेगी जब आपके वाटर अवेलेबल हो फॉर वॉशिंग दोज क्लोथ्स। खैर, तो ये तो कुछ पाई चार्ट्स हैं। आई एम श्योर मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा ये पाई चार्ट्स क्या होते हैं। यूजेबल 99%, मतलब कि जितना भी वाटर अर्थ पे है, जो कि 71% है, उसको अगर हम 100% माने, मतलब सिर्फ अगर वाटर की बात करें, तो उसमें से 99% अनयूजेबल है, यानी कि सिर्फ 1% यूजेबल है। और जो वो 1% यूजेबल है ना, उसमें से भी ग्राउंड वाटर जो 99% है, मतलब कि ग्राउंड वाटर वो वाटर का रिसोर्स है, वो सोर्स है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, उसके बारे में और जानना चाहिए, और उसको किस तरीके से
बेटर यूज़ हम कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बेटर मैनेज किया जा सकता है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। वाटर साइकिल, तो आपको जो मैंने प्रोजेक्ट दिया है, अगर आप ये चैप्टर टॉप चूज़ करते हैं, चैप्टर 16, 17, 18, मैंने तीनों चैप्टर में फ्रीडम दी, आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें इस तरीके के नोट्स बनाएं, इस तरीके का प्रोजेक्ट टाइप का बना लें, तो आपको अदर एक्टिविटीज़ के भी मार्क्स मिल जाएंगे और ये चैप्टर भी आपका तैयार हो जाएगा। वाटर साइकिल, बात करते हैं वाटर साइकिल की। तो सबसे पहली बात आती है साइकिल क्या होता है। साइकिल वर्ड आपने सुना होगा। खैर, साइक्लिक इवेंट्स जो होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होती है, मैं आपको यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 लिख देता हूँ। तो नंबर 1 से नंबर 2 की तरफ, नंबर 2 से नंबर 3 की तरफ और नंबर 3 से नंबर 1 की तरफ अगर हम आ जाएँ, तो जहाँ से जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वही अगर हमारा एंडिंग पॉइंट हो, या एंडिंग पॉइंट ही अगर स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए, तो हम इसको बोलते हैं एक साइकिल। और इसी बेसिस पे जो हमारी बाईसाइकिल के व्हील्स होते हैं, और इसीलिए उसको बाईसाइकिल बोलते हैं, क्योंकि उसमें 2 व्हील्स होते हैं इस तरीके के, 2 साइकिल्स होते हैं, इसलिए उसको बाईसाइकिल बोला जाता है। तो साइकिल मतलब एक चक्र, हिंदी में जिसको चक्र कहा जाता है। जैसे कि सीजन्स होते हैं, आपने देखा होगा कि गर्मी पड़ती है, फिर बारिश का सीज़न आता है, फिर सर्दी पड़ती है, फिर बसंत ऋतु आती है, फिर से गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। तो इसको भी एक साइकिल हम बोलते हैं। ईयर्स जो होते हैं वो साइक्लिक इवेंट में होते हैं। उसका रीज़न भी आई एम श्योर आपने सोशल साइंस से पढ़ा ही होगा कि हमारे अर्थ किस तरीके से रोटेट करती है, किस तरीके से रिवॉल्व करती है। तो डे भी एक साइकिल के रूप में आता है। पहले डे आता है, फिर नाइट आती है, फिर नाइट आती है, फिर डे आता है, इस तरीके से, फिर डे, इस तरीके से। तो वाटर साइकिल क्या चीज़ है, मेन फोकस करते हैं हम वाटर साइकिल पे। तो वाटर साइकिल जो है इस डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है, और बहुत ही सिंपल है समझने में। टेक्निकल चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये देखिए, ओशन में वाटर है। जैसे ही सनलाइट गिरती है वाटर पे, हमको पता है कि सनलाइट सन जो है एक लाइट का सोर्स है, और लाइट सिर्फ लाइट नहीं प्रोवाइड करवाती, बल्कि वो हीट भी प्रोवाइड करवाती है। और ये चीज़ आपके आर्टिफिशियल लाइट पे भी जो है एप्लीकेबल हो जाती है। आपने कभी बल्ब या ट्यूबलाइट्स वगैरह देखा होगा कि जो भी सोर्सेज हमको लाइट प्रोवाइड करवाते हैं वो गर्म भी हो जाते हैं, हीट भी प्रोवाइड कराते हैं। और सनलाइट का तो आई एम श्योर सभी बच्चों को, अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो आप धूप में बैठना सबको पसंद होगा। तो काफ़ी देर धूप में बैठने के बाद आप हीट को ऑफकोर्स डेफिनेटली आप सबने फील किया होगा। तो उसी जब आप वाटर को गर्म करेंगे, ओशन में हीट है, सनलाइट है, तो वाटर गर्म होगा तो क्या बनेगी, उससे बनेगी वाटर वेपर। तो वाटर वेपर बनेगी। और वाटर वेपर क्या होता है, चाहे लिक्विड वाटर हो या फिर वाटर वेपर हो या फिर आइस हो, ये सब वाटर के ही डिफरेंट फेजेस हैं, स्टेजेस हैं। आप आइस को गर्म करिए वो लिक्विड वाटर बन जाएगा, आप लिक्विड वाटर को और गर्म करिए तो वो वाटर वेपर बन जाएगा। और उल्टा अगर हम करें तो, अगर हम वाटर वेपर को ठंडा करें तो वो बन जाएगा लिक्विड वाटर, और अगर हम लिक्विड वाटर को और ठंडा करें आर्टिफिशियली, अगर हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं तो उसे आइस बन जाएगा। आई एम श्योर ये सब लोग अवेयर होंगे। तो खैर, यहाँ पे पॉइंट ये था कि ये वाटर वेपर थोड़ा सा राइज होकर के क्लाउड फॉर्मेशन कर लेती है, मतलब क्लाउड्स बना लेती है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन मतलब कंडेंस होकर के एक एक्यूमुलेट हो जाती है वाटर वेपर। देन क्योंकि क्लाउड काफ़ी लाइट होते हैं, वाटर वेपर काफ़ी लाइट होती है, दे कैन मूव प्लेस टू प्लेस। आपने क्लाउड्स को मूव होते हुए भी देखा होगा, आई एम श्योर आपने जरूर देखा होगा। क्लाउड्स को आप देखिएगा ध्यान से, हल्का हल्का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो फिर यही जो ओशन से उठ करके क्लाउड्स बने थे, कहीं और पहुँच करके अगर वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है तो अगेन ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर जो क्लाउड्स हैं, क्योंकि वो वाटर वेपर ही हैं। और उस वाटर से ही हमको मिलती है क्या, रेन, यानी कि बारिश या प्रेसिपिटेशन लिखा हुआ है, रेनफॉल वगैरह जो होता है, उससे हमारी लेक से अदर वाटर बॉडीज़ जो है वो बनती है। एक और बात है, आपने देखा होगा कि जब बरसात आती है सड़क पे पानी भर जाता है। अगर आपने कभी फील्ड देखे होंगे, फार्म्स देखे होंगे, कभी गाँव को विजिट करने का मौका मिला होगा, या आप अगर जो गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि गाँव में बरसात के बाद पानी बड़ी जल्दी सूख जाता है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। लेकिन सिटी में क्या होता है कि हर जगह पे पक्के मकान होते हैं, फिर रोड भी कंक्रीट से बनी, कहीं पक्की रोड होती है। तो सभी चीज़ ऐसे आप खुद देख लीजिएगा, घर पे जो पक्का मकान होता है या टाइल वगैरह होती है, उस पर अगर आप पानी गिरा दोगे, पानी की बोतल, तो वो फैला रहेगा पानी, आप स्लिप भी हो सकते हो। ध्यान रखने की चीज़ होती है, उसको हम जो है पोछा वगैरह करके उसको साफ़ करते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही कोई ग्राउंड है, खेलने का प्ले ग्राउंड है, या गार्डन में अगर एक बोतल पानी गिर जाए तो क्या होगा, बड़ी जल्दी से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एक सिंपल सा ये ऑब्जर्वेशन है। तो गांव वगैरह में या नेचुरल जो कंडीशंस हैं वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि ये सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब होकर के जाता कहाँ होगा, इतना सारा वाटर। आपको याद ही होगा अभी कितनी ज़्यादा बरसात होती है, आजकल तो काफ़ी बरसात हो रही है। तो इस सारा का सारा वाटर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर के ज़मीन के अंदर चला जाता है। और ये जो हमारी अर्थ की सरफेस है, जो अर्थ क्रस्ट है, ये सिस्टमेटिकली अरेंज है। सोयल चैप्टर जो आपने टर्म 1 में पढ़ा था, आई एम श्योर आपने पूरा सोयल प्रोफाइल वगैरह को जाना होगा। सिस्टमेटिकली डिफरेंट लेयर से होता हुआ
ये वाटर काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगा इसको कि फ्रेश वाटर बन जाता है, यूजेबल वाटर बन जाता है, और इसी वाटर को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। जी हाँ, और ये ग्राउंड वाटर हमारे काम का है। जो भी हम इरिगेशन करते हैं, आप क्लास 8th में पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इरिगेशन के बारे में, तो इरिगेशन जो होता है वो उस ग्राउंड वाटर को ही हम मोटर वगैरह का यूज़ करके निकाल लेते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो बोरवेल होते हैं, कई ऐसी कॉलोनीज़ होती हैं सिटी में भी जहाँ पर सप्लाई नहीं होता है जे जो अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, तो वहाँ पर भी बोरवेल वगैरह लगाए जाते हैं। तो खैर ग्राउंड वाटर को काफ़ी तरीके से यूज़ किया जाता है। इवन हैंड पम्प्स अगर आपने देखे हो, गाँव में होते हैं हैंड पम्प्स होते हैं जिनमें आप जो है इस तरीके के हैंड पम्प से भी आप पानी निकाल सकते हो। तो सारा के सारे जो भी हम तरीके अपनाते हैं वो सब डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर पे। खैर ये सब दिखा रखा है कि सारा का सारा वाटर डिफरेंट सोर्सेज से अल्टीमेटली ओशन में जाके मिल जाता है। तो हमारी जो रिवर्स वगैरह होती है वो भी ओशन से आके मिल जाती है। इसीलिए जो है काफ़ी लोग उसमें वेस्ट मटेरियल भी डाल देते हैं कि ठीक ऑटोमेटिकली चलाई जाएगा, लेकिन ये है कि फिर वो हमारे जो लिमिटेड यूजेबल सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं वो अगर पोल्यूट हो जाते हैं, इसकी बात करी जाएगी वेस्ट वाटर स्टोरेज में चैप्टर 18 में। अनवांटेड सब्सटेंसेस अगर कहीं पे ऐड हो जाए, चाहे वो वाटर हो तो हम उसे बोलते हैं वाटर पोल्यूशन, अगर वो एयर हो तो हम उसे बोलेंगे एयर पोल्यूशन, सॉइल में अगर ऐसा होता है तो सॉइल पोल्यूशन, इवन अगर सराउंडिंग में ज़्यादा नॉइस हो जाए अनवांटेड, तो हम उसको बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। तो खैर पोल्यूशन की बात बाद में करी जाएगी। तो बहुत केयरफुली हम इनको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि इसमें ओशन वाला पार्ट कितना ज़्यादा है जो हमारे काम का नहीं है। क्लाउड्स को भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, रेन वाटर भी जो बह गया, कुछ लेक्स अगर वो हमने प्योर नहीं करी है, पोल्यूटेड नहीं है, तो हमारे काम आ सकती है, प्लस थोड़ा बहुत ग्राउंड वाटर। खैर थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। द वाटर फ्रॉम ओशंस and surface of the earth evaporates and rise up in the air, cools, condenses from to form clouds, then falls back to the earth as rain. आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी वाटर है, हमने ओशन की बात करी ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, लेकिन बाहर ये समझ लीजिए कुछ भी है, इवन आपकी बोतल का भी पानी अगर हल्का सा इवेपोरेट हुआ तो वो भी उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। तो इससे ये भी बात प्रूव होती है कि कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन छोटा नहीं होता। आप अगर कोई अच्छी हैबिट अपनाते हो, थोड़ा सा वाटर को सेव करने में हेल्प करते हो, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में हेल्प करते हो, थोड़ा सा पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हो, तो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन जो आप छोटे छोटे बच्चे हैं सबका कॉन्ट्रीब्यूशन मिलकर के काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट उस पर डाल सकता है। तो ये जो क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है सिर्फ इसमें ओशन का ही रोल नहीं होता, ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हर तरीके का वाटर जो इवेपोरेट होता है अल्टीमेटली वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज कोल्ड वाटर साइकिल। तो ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने डायग्राम में भी बताया था आपको, फिर से अर्थ पे आता है रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, या जो है वाटर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, और अल्टीमेटली फिर वो फिर से ओशन में मिल जाता है। तो इसीलिए हम इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के गैसेस के भी साइकिल होते हैं, हम उनकी बात भी करेंगे आगे। इन वाटर साइकिल द वाटर इज़ फाउंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आई एम श्योर आप इन तीनों से परिचित होंगे। सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब लिक्विड वाटर जो हम यूज़ करते हैं, गैस मतलब वाटर वेपर। द सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर आर आइस, स्नो इज़ फाउंड एज आइस कैप्स एट द पोल्स एंड स्नो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर्स, ये तो आपको पता ही होगा। द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज फाउंड इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड एज अंडरग्राउंड वाटर डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज फाउंड एज वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस। तो सिर्फ क्लाउड्स में नहीं, हमारे आसपास जो एयर होती है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होता ही है। इसलिए अगर आप अपनी बुक्स वगैरह कोई पेपर को बाहर छोड़ दो हमेशा, तो कई बार वो ख़राब जाते हैं। कई बार मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है। ऑफकोर्स रेनी सीजन में एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जो हमारा समर का सीज़न है उसमें कम होता है मॉइस्चर। और अगर हम जो सी कोस्ट के आसपास रहते हैं तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है हम कहाँ पे रहते हैं। तो ये देखिए कुछ वाटर साइकिल के इवेंट्स बता रखे हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में ही, और ये कुछ वर्ड्स को जंबल कर दिया गया है। तो आप ट्राई करना इनको करने की कि क्या ये एक्चुअल वर्ड होंगे। जैसे कि 1 में लिखा हुआ है, ये तो आपको करना पड़ेगा कि ग्राउंड वाटर है, ये क्या है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेशन जैसा कुछ लग रहा है। तो आप रीड करना है बुक को और इसको सोल्व करने की कोशिश करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इसको सोल्व करते करते आप वाटर साइकिल को भी अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए एक और वाटर साइकिल का डायग्राम है, उसी कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर कर रहा है। ग्राउंड वाटर, तो हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए वाटर का वो होता है ग्राउंड वाटर। वाटर इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड इज ग्राउंड वाटर। द अपर लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। अपर लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर, तो हमने जो वाटर टेबल पहले भी वर्ड यूज़ किया था। अपर लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर जो हमारे काम की होती है, इसको कि हम बोरवेल वगैरह से निकालते हैं, वो है वाटर टेबल। द वाटर टेबल मे बी एट डेप्थ ऑफ 1 मीटर एंड एट डेप्थ ऑफ सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। हम आपने कई बार सुना भी होगा ऐसा कि ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी डाउन हो रहा है, ग्राउंड वाटर काफ़ी कम हो रहा है,
जो भी किसान वगैरह होते हैं, फार्मर्स हैं, जब वो मोटर्स या ट्यूबवेल्स वगैरह इनको लगा करके जब वो पानी को सक करते तो बोलते हैं कि पहले के टाइम में पानी काफ़ी हुआ करता था, पानी काफ़ी कम हो गया है। मतलब ग्राउंड वाटर को भी अगर हम कंटिन्यूस यूज़ करते रहेंगे और वो फिर से रिचार्ज नहीं होगा, रिफ़िल नहीं होगा, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा। तो खैर वो जो अपर लेयर है उसको वाटर टेबल बोलते हैं। द वाटर फ्रॉम रेन, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, पढ़ने में आसान रहेगी। रेन, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड सीप्स थ्रू द, क्या है ये, सोइल प्रोफाइल में आपने पक्का पढ़ा होगा इसको, बिलो द ग्राउंड। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इज थ्रू द सोइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। मैंने बताया था ना, वाटर धीरे धीरे करके डिफरेंट लेयर से नीचे ग्राउंड वाटर में एक्यूमुलेट होना होता है, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। यानी इनफिल्ट्रेशन होगा तभी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। एट सम प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक, दिस इज कॉल्ड एक्वीफर। एक्वीफर जो लेयर है वो वाली है जो हार्ड रॉक्स के बीच में ग्राउंड वाटर इकट्ठा हो गया, वो भी ग्राउंड वाटर ही है। वाटर फ्रॉम एक्वीफर्स इज पम्प्ड एंड टेकन आउट थ्रू हैंड पम्प्स एंड ट्यूब वेल्स। तो ट्यूब वेल्स और हैंड पम्प से जो ग्राउंड वाटर का पार्ट हम यूज़ करते हैं उसी को हम एक्वीफर बोलते हैं। और देख लेते हैं कौन कौन से डायग्राम इसमें इंक्लूडेड हैं। ये देखिए, ये एक सिंपल सा स्केच है जो बता रहा है रेन को प्लस किस तरीके से वाटर अंदर सीप होकर के ग्राउंड वाटर को भर रहा है। जोन ऑफ सेचुरेशन, मतलब सिचुएशन वर्ड आपने सुना होगा। सिचुएशन मतलब ये कोई चीज़ सफिशिएंट अमाउंट में हो जाए या उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाए, उसको सिचुएशन बोलते हैं। खैर, पंपिंग वेल्स कैन ड्रोन द वाटर टेबल। तो वाटर टेबल ये रहा वो लेयर जो हम देख नहीं सकते, हम कुओं की खुदाई वगैरह देख सकते हैं। और ये है पंपिंग वेल। तो पंपिंग वेल इस तरीके से इस वाटर को खींचना शुरू करता है, और जब ये खींचना शुरू करेगा तो देखिए ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये फिर से रिफिल कब होगा, जब फिर से बरसात होगी। ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं वाटर को। बरसात जब होगी फिर से, तब धीरे 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 इन्फिल्ट्रेशन होगा, तब जाकर के ग्राउंड फॉल वाटर रिचार्ज होगा। लेकिन अगर इसमें हम ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। इवन दो बरसात आए, अगर ऐसा नहीं है कि बरसात नहीं आएगी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, लेकिन आएगी तो भी रिचार्ज होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो भी फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। देखते हैं नीचे और क्या बना रखा है। मेन एक्वीफर, मेन वाटर टेबल। तो ये कुछ और टेक्निकल टर्म्स है, कुछ और लेयर्स है जो फिलहाल आपके काम के नहीं है। आप इन सब पे ध्यान न दें, आप वही डायग्राम्स को फॉलो करें जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। क्योंकि किसी भी टॉपिक को जितना भी आप डेप्थ में जाना चाहो जा सकते हो। तो क्लास 6 to 8 या क्लास 9, 10 या 11, 12 हर लेवल पे ये चीज़ें और थोड़ी डिफ़िकल्ट होती आएंगी। तो खैर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो भी डायग्राम्स एक्टिविटीज़ दी गई हैं, एक्सटेंडेड एक्टिविटीज़ दी हैं, उन पे काफ़ी फोकस करें, वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो एक्सटेंडेड एक्टिविटीज़ जरूर देखें आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। डिप्लीशन ऑफ वाटर। तो अब तक के डिस्कशन से ये तो क्लियर हो गया होगा कि हम जब वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर के रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो डिप्लीशन की बात भी होगी। अनअवेयरनेस अगर होती है या फिर हम जो है कंटिन्यूसली यूज़ ही करते आते हैं वाटर को, अगर रिचार्ज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है, तो डेफिनेटली जो है वाटर डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। इफ़ वी ड्रॉ मोर वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, देन द अमाउंट ऑफ वाटर विच सीप्स इनटू द ग्राउंड, देन द वाटर टेबल गोज डाउन एंड गेट्स डिप्लीट। बिल्कुल सिंपल है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि वाटर ऐड कैसे होगा ग्राउंड वाटर में, अगर रेन होगी और वाटर का इनफिल्ट्रेशन होगा, मतलब कि वो डिफरेंट लेयर से सीप होकर के अंदर इकट्ठा होगा। और वो कम कैसे होगा, अगर हम अपने किसी भी यूज़ के लिए, चाहे हम बोरवेल्स यूज़ करें, ट्यूबवेल्स यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, चाहे हम हैंडपम्प्स यूज़ करें, कैसे भी अगर हमने ग्राउंड वाटर को यूज़ किया तो वो डिप्लीट होगा। यूज़ किया तो डिप्लीट होगा। ऐड रेन हुआ, वाटर इनफिल्ट्रेट हुआ तो वो ऐड होगा। तो अगर इसमें इम्बेलेंस हो जाए, अगर हम ज़्यादा यूज़ करें और रिचार्ज अगर कम हो, डेफिनेटली वो कम हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो वाटर टेबल गेट्स डिप्लीटेड ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। डेफिनेटली ह्यूमन पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ होती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि हर एक इंसान जो उसकी बेसिक नीड्स है, एक ह्यूमैनिटी के नाते जो बेसिक फूड, एक अच्छा फूड, अच्छी स्लीप, अच्छा घर और जो यूज़ करने के लिए अच्छा वाटर जो नीड है वो उनकी पूरी होनी चाहिए भी। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली वाटर की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जी हाँ, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, अर्बनाइजेशन है, उनमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। चाहे वो क्लोथिंग की इंडस्ट्री हो या कोई भी किसी भी तरीके की फैक्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन वर्क हो, बहुत ज़्यादा उसमें वाटर चाहिए होता है। इवन जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। तो हाँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाटर टेबल को डिप्लीट करने में। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, डेफिनेटली
आप पढ़ोगे क्लास 8th में भी पहला ही चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन। और इसके अलावा आई एम श्योर कि आपको प्लांट तो आप सबने देखे होंगे, घर पे पॉट होंगे, आपने कभी गार्डनिंग की होगी, गार्डनर देखे होंगे। हर प्लांट को वाटर तो चाहिए, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें वाटर चाहिए, इसी तरीके से प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको भी वाटर चाहिए। अगर हम प्लांट्स को ग्रुप में कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, एक जैसे प्लांट्स को बहुत सारे बल्क में, उसे हम बोलते हैं क्रॉप। और क्रॉप को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, इसलिए इरिगेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। उसमें भी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिनसे हम वाटर को सेव भी कर सकते हैं। डिक्रीज इन रेनफॉल, डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि रेनफॉल से ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, बट अगर मौका मिले तो मतलब अच्छे से इन्फिल्ट्रेशन होगा तो, बट अगर रेनफॉल ही कम हो जाएगा तो फिर वो रिचार्ज कहाँ से होगा। तो डिक्रीज इन रेनफॉल भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और डिप्लीशन वाटर टेबल का, और डिक्रीज इन रेनफॉल क्यों होता है, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। हम जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ करते हैं, डिफॉरेस्टेशन आपने वर्ड सुना होगा, आजकल तो काफ़ी पॉपुलर है ये वर्ड। तो जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ है उससे भी ऐसा होता है, क्योंकि ट्रीज़ जो है उनकी अपनी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ट्रांसपिरेशन आपने सुना होगा, जो लीव्स से वाटर वेपर रिलीज होती है। खैर जो भी हो, फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे ग्रीनरी होती है वहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा ठंडक महसूस होती है, मॉइस्चर फील होता है, और हाँ वो रेन फॉल को इनक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो हाँ, डिफॉरेस्टेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल करके आता है इस चीज़ के लिए। खैर तो हम क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि डिप्लीशन ऑफ वाटर भी है, हम वाटर को यूज़ भी कर रहे हैं, उसको सेव भी करना चाहिए। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो आपने देखा होगा कि कहीं पे तो सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट जिसको बोलते हैं, वाटर की बहुत कमी हो। तो देखिए कितना, ये 2 बच्चे हैं इतनी धूप में जा रहे हैं, देखिए वाटर लेने के लिए, छोटी बच्ची आ रही है और पूरा ज़मीन ऐसी हो रखी है, और कहीं पे फ्लड आ जाती है। तो फ्लड में तो बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो क्या वहाँ वहाँ वाटर की प्रॉब्लम नहीं होती? वहाँ भी वाटर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ्लड में जो वाटर आता है वो पूरा इम्प्योर होता है, सारी चीज़ों को वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो जो वाटर का कंटेंट होता है वो जो है बिल्कुल भी ड्रिंकेबल या यूजेबल नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ वगैरह हो सकती है उससे। तो दोनों ही कंडीशन में वाटर की स्केर्सिटी हो जाती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट द सेम एट आवर प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये आप समझ भी सकते होंगे, आपने अगर सोशल साइंस से पढ़ा होगा। ट्रॉपिकल एरियाज़ है, टेम्परेट एरियाज़ हैं, फिर पोलार आइस कैप्स, और आपने जो है कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो किस किस तरीके से कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गई। सम प्लेसेस हैव मोर रेन एंड आर रिच इन वाटर, एंड सम प्लेसेस लाइक डेजर्ट्स हैव लेस रेनफॉल। बिल्कुल ईजी सा है। एक्सेस रेन कैन कॉज फ्लड्स एंड लैक ऑफ रेन कॉज ड्रॉट। तो दोनों चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं वाटर का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सोशल इशू से रिलेटेड है, और आप विंटर ब्रेक में इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप इसको एज ए प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो इसके बारे में इन पॉइंट्स को कवर करते हुए, जो पॉइंट है ना 7-8 जो पॉइंट है, इनको कवर करते हुए अपना प्रोजेक्ट बनाएं। इनके बारे में पॉइंट्स लिखें, इनके बारे में कुछ स्केचेस बनाएं, इनके बारे में अगर आप कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह चिपका सकते हैं तो वो चिपकाएं। आप इनके बारे में फ्लो चार्ट्स बनाएं, और अपना एक अच्छा सा 5, 10 या 15 पेज का एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के तैयार रखें। तो वो आपको, आपका हॉलीडे होमवर्क हो जाएगा, प्लस आपको उससे सब्जेक्ट एडिशन एक्टिविटीज़ और अदर आपके जो इंटरनल एक्सेसमेंट मार्क्स है वो भी मिल जाएंगे, और आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा फॉर एग्जामिनेशन। वाटर मैनेजमेंट, तो वाटर को मैनेजमेंट कैसे किया जाए। वाटर मैनेजमेंट इज़, थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। वाटर मैनेजमेंट इज़ प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, यूजिंग वाटर केयरफुली एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। तो हम ऐसी हैबिट्स अपनाएं कि हम एक तो वाटर को कम यूज़ करें। कम का मतलब ये नहीं है कि आपको प्यास लग रही है 1 गिलास पानी की और आप आधा गिलास पिए, नहीं। अगर आप 1 गिलास पानी पी रहे हैं और 1 गिलास ख़राब कर रहे हैं तो आप ख़राब ना करें, 1 गिलास पानी पी लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो टेप को है टाइम पे उसको क्लोज़ कर दिया, कहीं पे पानी बह रहा है तो उसको बंद कर दिया। छोटी मोटी हैबिट्स होती हैं, आई एम श्योर कि आपने डे टू डे लाइफ में सीखी होंगी, और आपके टीचर्स आपको ज़रूर बताते होंगे डिफरेंट ओकेजन्स पे। नॉट साइंस टीचर बल्कि सभी टीचर्स आपको असेंबली में भी थोड़ी थोड़ी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि किस तरीके से टैप वाटर को यूज़ करना है, किस तरह से अच्छी हैबिट्स अपनानी है। वाटर मैनेजमेंट कैन बी डन बाय रिपेयरिंग लीकिंग पाइप्स एंड टेप्स। ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि जो लीकिंग पाइप्स एंड टेप्स हैं वो अननेसेसरीली पानी को वेस्ट कर देते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से जो वाटर की डिमांड बढ़ रही है वो तो समझ में आता है कि किसी इंसान को, किसी जानवर को, या किसी भी जो क्रीचर को, इवन हम क्रॉप की बात करें तो चलिए एक प्लांट को वो पानी चाहिए, उनके काम आ जाए। बट जो लीकिंग टैप्स हैं ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि वो पानी बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है, और इतना अच्छा पानी जो फ्रेश वाटर बिल्कुल यूज होता है। नॉट वेस्टिंग वाटर ड्यूरिंग ब्रशिंग ऑफ टीथ, शेविंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज़। तो ये जो एक्टिविटीज़ आप डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफकोर्स आप करते होंगे, तो इनमें भी किस तरीके से वाटर वेस्ट होता है, आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत है। आप जब ब्रशिंग ऑफ टीथ कर रहे हैं तो टेप ऑन नहीं होनी चाहिए, कितना वाटर चाहिए हमको एक वाइसली हम अपना समझ सकते हैं। शेविंग है, खैर ये तो बच्चों को काम का कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एडल्ट हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह हैं, तो शेविंग में भी हर तरह की हैबिट में
हम चाहे नहाने की बात करें, शेविंग की बात करें, ब्रशिंग ऑफ टीथ की बात करें, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ की बात करें, कुछ हैबिट्स होती है जो ऑटोमेटिक होती है। जैसे कई लोगों को जाते ही टैप ऑन करने की आदत होती है कि भाई टैप ऑन ही होनी चाहिए, चाहे बकेट फुल हो जाए तो भी ऑन हो, तो एक वो हैबिट पड़ जाती है। तो इस तरीके की बुरी हैबिट से बचें, ऐसी हैबिट्स कल्टिवेट करें जिससे एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। और आपने ये भी देखा होगा, चाहे हम वाटर की सप्लाई की बात करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मैं इलेक्ट्रिसिटी इसलिए ऐड करूँगा कि अगर घर में बोरवेल वगैरह होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ही उसको यूज़ करके उस वाटर को हम यूज़ करते हैं। तो दोनों के ही हमको बिल भी पे करने पड़ते हैं जनरली। तो अगर आप थोड़ा सा उस तरीके से भी सोचें इकोनॉमिकली भी, तो भी आपको भी बेनिफिट होगा और हमारे रिसोर्सेज भी बचेंगे। तो हर तरीके से फ़ायदा है आपको वाटर को मैनेज करने से। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये एक और पॉइंट ऐड करूँगा। जब भी रेन आती है, आप देखो काफ़ी पानी इकट्ठा होता है हमने आसपास, और वो भी एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने ये भी सुना होगा कि घरों में या बाहर जो ज़्यादा रेन होती है, इसकी वजह से भी काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो उनको सोल्व करना भी पॉसिबल है, और अगर अच्छे वे में सोल्व किया जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप सर्च करिएगा जब आप अपना प्रोडक्ट बनाएं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ कि रेन का जो वाटर है उसको हम इस तरीके से कहीं पे एक्यूमुलेट कर लें, यूज़ कर लें, इस तरीके से प्रोसेस कर लें कि वो यूज़ आ सके, तो रेन वाटर की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो उस तरीके से हमारी वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी और रेन वाटर को हम यूज़ भी कर पाएंगे, प्लस उसको इस तरीके से चैनलाइज कर दिया जाए ज़मीन में। मैंने आपको बताया कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो कंक्रीट के मकान बने हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, रोड्स बनी हुई हैं, तो पानी को अंदर सीप होने के लिए, इन्फिल्ट्रेट होने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है कि पानी को इकट्ठा कर लिया जाए, फिर पाइप्स के थ्रू उसको ज़मीन में रिचार्ज किया जाए ताकि प्रॉपर वे में ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, या फिर उसको हम रीयूज़ कर सकें फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। तो दोनों ही कंडीशन में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वाटर वेस्ट नहीं होगा, और अगर वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा तो भी हमारे काम आएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय ड्रिप इरिगेशन ऑफ प्लांट्स। ये आप क्लास 7 में 8 में पढ़ोगे क्रॉप प्रोडक्शन में कि जब इरिगेशन करते हैं तो उसके कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन है, ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो जिनसे ये देखिए थे कुछ डायग्राम भी इसमें ऐड हुए हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, देखिए प्लास्टिक की पाइप से हैं ऐसे, और वो ड्रिप्स मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी देते हैं प्लांट्स को। तो अगर आप फ्लो में देखिए, आप खुद समझ पाए होंगे, आप इतना ज़मीन है, सीधा फ्लो में पानी जाएगा तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा या ड्राई हो जाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से पानी की बचत होती है, वाटर सेव होता है। ये देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ इमेजेस हैं, या मैं बोलूँगा फ्लो चार्ट से। तो आप जब भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, चाहे चैप्टर नंबर 16 वाला टॉपिक ले वाटर वाला, चाहे आप फॉरेस्ट वाला टॉपिक लें नेक्स्ट चैप्टर का, या फिर वेस्ट वाटर स्टोरेज चैप्टर लें, ऐसे फ्लो चार्ट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं चीज़ों को समझने के लिए। देखिए ये कितना इजीली आपको समझा देता है, बिल्कुल सिंपल सा फ्लो चार्ट है कि देखिए रेन हो रही है यहाँ पर, ऐसा ऐसी मैनेजमेंट है कि वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, कहीं पे कोई टैंक भर रहा है उसको यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसी को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक और डायग्राम है जो आपको समझाने की कोशिश करता है। तो फ्लो चार्ट्स अपने प्रोजेक्ट्स में जरूर यूज़ करें। लास्ट स्लाइड आगे बातें करते थे, पता नहीं लगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। और अब मैं होप करता हूँ कि आप इस चैप्टर का प्रोजेक्ट अच्छे से बना पाएंगे। तो कई स्टूडेंट्स को ये डाउट भी था कि प्रोजेक्ट में करना क्या है, तो आई एम श्योर कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रोजेक्ट में करना क्या है। आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने शायद इसमें एक टॉपिक पता नहीं मुझे छूट गया है क्या हुआ, फिर कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको भी। तो ये इन टॉपिक्स को कवर करते हुए आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं। सभी टॉपिक्स के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखें। ऐसा लिखते लिखते कि 10-12 पेज का या 15 पेज का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। और प्रोजेक्ट को वेल इलस्ट्रेट करें आप। इसमें आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, जैसे कि मैंने आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग एग्जांपल दिखाया था। फ्लो चार्ट्स आप बनाएं, उसमें आप कुछ स्ट्रिप्स का मैगजीन या कहीं से स्ट्रिप्स काट कर लगा सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं। ऐसा करके अपने प्रोजेक्ट को वेल इलस्ट्रेट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। और मैं नेक्स्ट चैप्टर 17 और 18 को लेकर के भी मैं जल्दी ही आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा या वीडियो शेयर करूँगा, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 एंड 18 बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल चैप्टर्स हैं। इन 10 दिनों का पूरा यूज़ कीजिए और इनके बारे में आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए। और जैसे ही आपका विंटर ब्रेक एंड होता है तो आप अपने चैप्टर नंबर 10 से लेकर के 14 तक का होमवर्क प्लस इस हॉलीडे होमवर्क यानी कि जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके साथ वेल प्रिपेयर रहें, तो आपका रिजल्ट 100% बहुत अच्छा आएगा। और फिर हम एक्स्ट्रा जो थिंग्स को डिस्कस कर पाएंगे, जैसे कि सीसीटी क्वेश्चन है या अदर जो एक्टिविटीज़ है उनको किया जाएगा। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग टिल एंड।